Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the election manifesto के पर्सपेक्टिव से है। आने वाले समय में बिहार के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। तो उसी रिगार्डिंग में पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना जो प्रोमिस डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज किया है, जिसको कि हम मैनिफेस्टो डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनका कि एक अलायंस है जिसे हम इंडिया अलायंस के नाम से जानते हैं, उन पार्टीज के द्वारा इस प्रोमिस डॉक्यूमेंट को रिलीज है वो किया गया। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए, तो आप देखिए कि सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट इज इलेक्शन मैनिफेस्टो और उसके कुछ प्रो एंड कॉन्स के बारे में आपको बताना है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? एक प्रोमिस डॉक्यूमेंट हुआ करता है पॉलिटिकल पार्टी का कि अगर जब उनका गवर्नमेंट का फॉर्मेशन रहेगा तो उस दौरान में इन एरियाज़ के ऊपर में वो मेजॉरिटी रूप से या प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर वर्क है उसको कैरी आउट करेंगे। क्या स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर किसी तरीके का यहाँ पे लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन होता है कि इन प्रोमिस को उनको इम्प्लीमेंट है वो करना है? तो आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर में किसी भी तरीके का जो बाउंडेशन है वो नहीं है। इलेक्शन मैनिफेस्टो का जो प्रैक्टिस है वो किस तरीके से हमारे इलेक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव है वो करती है। फर्स्ट, हमारे जो वोटर्स हैं, वोटर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ करती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पे वोट करने वाले हैं वो इन एरियाज़ में उनका मेजरली वर्क है वो रहेगा। तो इन्फॉर्म्ड वोटर्स का जो कैटेगरी है उसको ये डेवलप करता है। जो इन्फॉर्म वोटर्स हैं उनकी कैटेगरी को डेवलप करता है। सेकंड, आप देखिए कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है एक फेयर प्लेइंग फील्ड है उसको भी प्रोवाइड करता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका जीरो रिप्रेजेंटेशन है वो भी यहाँ पे प्रोमिस कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर में। उनके द्वारा प्रोमिस किया जा सकता है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का, हर एक पार्टी के पास में यहाँ पे पावर है। तो फेयर प्लेइंग फील्ड है उसको भी ये प्रमोट है वो करता है। थर्ड, आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको भी इंश्योर करता है। अकाउंटेबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर करेगा? जब इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में आप प्रॉमिस करते हो और आपका गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है तो आपको उन प्रॉमिस है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आपके लिए एक वन काइंड ऑफ जो मोरलिटी के ग्राउंड के ऊपर में एक बाउंडेशन है उसको ये क्रिएट करता है और आपका अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने का कोशिश है वो भी होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो आप देखिए कि लार्जर प्रॉमिस कर दिए जाते हैं, क्या ये फ्री बीज के कॉन्सेप्ट के अंदर में नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक केस है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 का ये केस है। जीएस पेपर सेकंड के रिगार्डिंग में आपको इस तरीके से केसेज के बारे में जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो आंसर है उसके अंदर में इन केसेज को अगर आप रेफ़र करोगे, उसको कोट करोगे, तो आपके जो मोर चांसेज हैं मार्क्स को फैच करने के वो इम्प्रूव हो सकते हैं। केस का नाम क्या है? एस सुब्रमण्यम बालाजी, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर में जो लार्जर प्रॉमिस हैं वो फेयर इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब है वो तो किया करती हैं, बट आप देखिए कि इसको किसी भी तरीके से जो करप्ट प्रैक्टिस है, जो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में जो करप्ट प्रैक्टिस का मेंशन है, तो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर में इसको इंक्लूड है वो नहीं किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, सपोज कीजिए प्रीलिम्स के पेपर के अंदर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रॉमिस किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने का उनके पास में लीगल बाउंडेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट है वो दे दिया गया कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रोमिसेज हैं उसको करप्ट प्रैक्टिस का पार्ट है वो माना है। तो बोथ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है जिनको अभी हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट, आप देखिए कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस के बारे में, करप्ट प्रैक्टिस आप देखिए कि बेसिकली वो प्रैक्टिस हुआ करती हैं जो फेयर फ्री एंड फेयर का जो इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हार्म करती हैं, उसको किसी भी तरीके से जो डिस्टरबेंस है वो किया करती हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो को भी एक समय होता है, एक टाइम पीरियड हुआ करता है, प्रोहिबिटेड जो टाइम पीरियड हुआ करता है। प्रोहिबिटेड टाइम पीरियड क्या हुआ करता है? आप सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आज आज का जो डे है वो यहाँ पे लास्ट समय है इलेक्शन के रिगार्डिंग में जो कैंपेनिंग करने का।
तो आज के जो 5 AM का जो समय रहेगा उसके लेटर फेज के अंदर में एक आपको साइलेंट पीरियड का समय मिलेगा। साइलेंट पीरियड क्या होता है कि जो नेक्स्ट डे है 5 PM के बाद में नाइट का समय है, जो नेक्स्ट डे का जो समय है जिसके अंदर में किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में कि लाउड स्पीकर है, पॉलिटिकल पार्टी अपना रैली है उसको नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले पर्सन हैं वो साइलेंट वे के अंदर में डोर टू डोर बेसिस के ऊपर में वोट है उसको मांग सकते हैं। अपना जो लोगों से अपने जो वोटर्स हैं उनके साथ में आप देखिए कि मिल सकते हैं, बट लार्जर वे के अंदर में जो रैली है उसको नहीं कैरी आउट है वो किया जाता है और फिर नेक्स्ट डे आपको वोटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो साइलेंट पीरियड है जस्ट बिफोर द वोटिंग डे, उस दौरान में भी यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको नहीं रिलीज है वो नहीं किया जा सकता। ये किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 126, उसके अंदर में ये बताया गया है कि इस पीरियड के अंदर में, प्रोहिबिटेड पीरियड के अंदर में रिलीज है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं जो प्रॉमिस किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर में। सभी फैमिली मेंबर्स मीन्स फैमिली के अंदर में एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब का प्रॉमिस है वो किया गया है कि आने वाले विद इन द 20 डेज के अंदर में अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है तो वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का इंश्योरिटी है वो करेंगे। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स क्या गवर्नमेंट जॉब देना इतना इजी टास्क है? इजी नहीं है। आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैरी आउट करते हो, एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट है वो करना होता है, तो इजी टास्क है वो नहीं है। हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर में समय है वो लगे। इकोनॉमिस्ट जो पर्सन है उन्होंने भी इस जो प्रॉमिस है उसको डिफरेंट वे के थ्रू एनालाइज है वो किया है कि यहाँ पे क्या बिहार गवर्नमेंट के पास में इस तरीके से मनी का अवेलेबिलिटी है कि सभी जो पर्सन्स को जो रिक्रूट किया जाएगा उनको वो सैलरी पे कर सकते हैं। जब उनका रिक्रूटमेंट हो सके, उनका अपॉइंटमेंट है वो रहेगा उस दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है ओपीएस जो है उसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉमिस किया गया है। जो काफ़ी सारे अपोजिशन के जो स्टेट्स हैं वो या अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जो इस ओपीएस के इम्प्लीमेंटेशन को एंडोर्स करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलप करने के बारे में है कि स्किल बेस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इनके द्वारा डेवलप है वो किया जाएगा। एपीएमसी का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा मंडी सिस्टम है, जो मार्केट सिस्टम है एपीएमसी, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी कहा गया। बिहार के अंदर में 2004-5 के समय में जो यहाँ पे जो मार्केट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग में डीरेगुलेशन है वो किया गया था। अब फिर से रेगुलेट करने के बारे में यहाँ पे प्रॉमिस है। और रूरल लाइवलीहुड का जो मिशन होता है जिसको कि जीविका के नाम से जानते हैं, बिहार में उसका नाम है जीविका। तो जीविका के अंदर में जो कम्युनिटी बेस्ड जो पार्टिसिपेशन किया करते हैं उनको भी मोर बेनिफिट है वो रहेगा। इस तरीके के कुछ मेजरली प्रॉमिस हैं। और भी काफ़ी सारे प्रॉमिस हैं, बट एग्जाम रिलेटेड एक तो आपको ओपीएस के बारे में पता होना चाहिए, एक आपको एपीएमसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे मार्केट का जो डीरेगुलेशन है वो वहाँ पे जो फार्मर्स का जो बेसिकली आप देखिए कि प्रोडक्ट है उसका बेसिक प्राइस उनको नहीं मिल पाया था एपीएमसी का जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट ना करने की वजह। अब स्टूडेंट्स आपने जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आप रीड करते हो तो उस दौरान में आपको 2-3 मैनिफेस्टोज हैं जिसको आप रीड किया करते हो। एक मैनिफेस्टो है दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो किसके रिगार्डिंग में है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी होना चाहिए। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछ चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर में। दिल्ली जो मैनिफेस्टो है वो है बेसिकली राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था उसके अंदर में कांग्रेस का पार्टिसिपेशन 1929 के समय एग्जिस्टेंस में आया। जो आरटीसी है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके अंदर में आईएनसी का पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में किया गया। इसमें आप देखिए कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके रिलीज करने के बारे में कहा गया था। गांधी और इरविन हैं वो वहाँ पे डिस्कशन को कैरी आउट करते हैं। एक हम यहाँ पे बॉम्बे जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में भी रीड करते हैं। बॉम्बे मैनिफेस्टो ये 2010 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था बॉम्बे मैनिफेस्टो के बारे में। 1936 के समय मैनिफेस्टो आया था और इसके अंदर में आप देखिए कि जो 1936 का जो कांग्रेस सेशन के अंदर में जवाहरलाल नेहरू हैं जो हैं उनके द्वारा जो बेसिकली वहाँ पे मेंशन किया गया जो उनके स्टेटमेंट के अंदर में उसको कंडेम करता था बॉम्बे जो मैनिफेस्टो है।
हमारे जो लार्जर बिजनेस हाउसेस उस समय हुआ करते थे, एक तो आप देखिए कि बिरलाज का जो हाउस हुआ करता था, एक टाटाज का हुआ करता था। तो उन्हीं के प्रोसेस के बारे में है कि कैसे एक जो हाउस है, जो ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ में लिटिल बिट जो कोऑपरेशन है वो हुआ करता था। एक जो हाउस है जो कांग्रेस के साथ में आप देखिए कि अलायंस है वो हुआ करता था, और वो वहाँ पे 1936 के जो कांग्रेस सेशन का जो बेसिकली जो डिस्कशन किया गया था इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि उस समय डिप्रेशन भी एक क्रिएट होता है, इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डिक्लाइन होती हैं, तो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो फिजिबल नहीं है इस तरीके से। जो 36 के सेशन का जो मेंशन है, 36 का सेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, क्या विलेज के अंदर में ऑर्गेनाइज हुआ था? ओनली सेशन विलेज के अंदर में कब ऑर्गेनाइज हुआ, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर 36 का है तो 36 के बारे में बताना कहाँ पे हुआ था, 36 का नहीं है 36 के बारे में भी बताना है, और जो रूरल का जो फंक्शन हुआ है, रूरल का जो कांग्रेस सेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ उस ईयर के बारे में भी। और हेड किन के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। अब देखिए कि एक जगह है उत्तर प्रदेश में जो फूलपुर का एरिया है, फैजपुर का जो एरिया है, वहाँ पे वो सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। साइक्लोन मोंथा के बारे में है, साइक्लोन मोंथा आप देखिए कि उसका लैंडफॉल हुआ है, तो उसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस किया गया कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हुआ है। एनडीआरएफ का जो टीम है उसका डिप्लॉयमेंट है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में, जिससे कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके, जो यहाँ पे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हैं उनको भी कम है वो किया जा सके। हैवी रेन की वजह से काफ़ी सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जो डैमेज हुई हैं, काफ़ी सारा जो एग्रीकल्चर एरिया है वो सबमर्ज भी हुआ है। मेजरली जो क्रॉप्स डैमेज हुई हैं आंध्र प्रदेश एरिया के अंदर में, एक तो आप देखिए कि पैडी का क्रॉप है, पैडी के अलावा कॉटन भी काफ़ी सारा उगाया जाता है वहाँ पे, तो पैडी एंड कॉटन है जिसका कि यहाँ पे मेजरली डैमेज है वो बताया गया। एयर क्वालिटी में डिक्लाइन हुआ था दिल्ली के वहाँ पे दीपावली के सेलिब्रेशन के लेटर फेज के अंदर में, आप देखिए कि कंटिन्यूस एयर क्वालिटी में डिक्लाइन था, और इसके अलावा स्टेबल बर्निंग भी वहाँ पे एक इश्यू है। तो स्टूडेंट्स एयर क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी के यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिगार्डिंग में दिल्ली के अंदर में क्लाउड सीडिंग है वो करने का कोशिश किया गया है। क्लाउड सीडिंग क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट और आईआईटी जो कानपुर है वो यहाँ पे क्लाउड सीडिंग के ट्रायल्स को कैरी आउट किए हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल रेन है वो हो सके, और जो एयर के अंदर में जो सस्पेंडेड यहाँ पे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनका आप देखिए कि ग्राउंड लेवल के ऊपर में पहुंच सके, उनको यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन है वो किया जा सके। आईआईपी इंडेक्स के बारे में है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आईआईपी इंडेक्स के अंदर में आप देखिए कि बताया गया है कि सितंबर के अंदर में जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे डिक्लाइन है हुआ है। कौन कौन से एरियाज में ये डिक्लाइन हुआ ग्रोथ रेट? फर्स्ट आप देखिए कि माइनिंग के अंदर में डिक्लाइन हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम हमने इम्प्रूवमेंट के बारे में रीड किया था कि माइनिंग के अंदर में लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट हुआ। मानसून के समय के दौरान में माइनिंग के अंदर में आप देखिए कि डिक्लाइन था, क्योंकि मानसून के अंदर माइनिंग एक्टिविटी हैं वो नहीं कैरी आउट हो सकती हैं, स्पेशली कोल का जो एरिया है। लेकिन आप देखिए कि माइनिंग के अलावा यहाँ पे जो प्राइमरी गुड्स हैं, जो प्राइमरी गुड्स हैं उसमें भी डिक्लाइन है वो बताया गया है कि प्राइमरी गुड्स के अंदर भी डिक्लाइन हुआ। तो थर्ड अगर हम बात करें जो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर जो सेक्टर के जो गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल मीन्स कि जिनका टाइम पीरियड है वो लार्जर नहीं है, मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, या कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो एक लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि आप टीवी है, लैपटॉप है, स्पीकर है, ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल हुआ करते हैं, और नॉन ड्यूरेबल हैं जिनका टाइम पीरियड कम हुआ करता है। तो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो सेक्टर हैं उसमें भी डिक्लाइन यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। 40% का वेटेज किसको है? कोर सेक्टर का इंडस्ट्री को 40% का वेटेज है आईआईपी इंडेक्स के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इस इंडेक्स को रिलीज है वो किया करती है। कोल्ड ड्रिफ्ट के बारे में है, कोल्ड ड्रिफ्ट क्या है? कोल्ड ड्रिफ्ट आप देखिए कि कप सिरप है, कप सिरप के अंदर में यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिला था। इस तरीके से अनएथिकल प्रैक्टिस की जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है जो कि एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट है उसको यूज है वो किया गया, और चिल्ड्रंस का डेथ हुआ था। अब जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके द्वारा डॉक्टर को सजेस्ट किया गया होगा इस ड्रग को, और कुछ वहाँ पे बेनिफिट जो डॉक्टर को हुआ होगा एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करने के ऊपर में, 2 रुपये या कुछ 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 यहाँ पे जो रुपी के रूप से जो प्रॉफिट हुआ करता है। तो आप देखिए कि उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अरेस्ट है वो कर लिया गया है वहाँ पे अथॉरिटीज़ के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर में।
हमारे इंडियन मैन्युफैक्चर जो जो यहाँ पे ड्रग्स हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ शिकायत हैं वो आई थी विदेश के अंदर में भी काफ़ी, जिसमें श्रीलंका भी है, गैम्बिया भी है, कजाकिस्तान भी है, ऐसे वो कंट्रीज हैं। उसके बाद में आप देखिए कि हमारा जो CDSCO का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि आप जो भी बाहर जो एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है उसको गवर्नमेंट के द्वारा लेबल किया गया, जो लेबोरेटरी है वहाँ पे भी उसका वेरिफिकेशन रहेगा, वहाँ पे भी उसका टेस्टिंग है वो किया जाएगा। तो ऐसा ही है हमारे डोमेस्टिक वे के अंदर में भी करने का ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे एक रिकॉल कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्टेंस में लाया जाए कि कोई यहाँ पे आप देखिए कि जो ड्रग है जिसका क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, हेल्थ के ऊपर इम्पेक्ट हुआ है, और यहाँ पे जिस तरीके से जो कैजुअलिटीज आया था इस कप सिरप का, तो इस कंप्लीट ड्रग का एक मार्केट है, एक डाटा सेंटर हो जिससे कि उसको विड्रोवल कर लिया जाए मार्केट से, जब जब भी इस तरीके के जो केस हैं वो सामने आते हैं। और हमारे कंट्री में भी आप देखिए कि फर्स्ट टाइम नहीं आया है, 2020 के समय भी ऐसे इंसिडेंट है और ऑब्जर्व किए गए थे जब इसी तरीके से कोई कप सिरप है जो चिल्ड्रंस को इम्पेक्ट किया था, और अनएथिकल प्रैक्टिस है उसको भी वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया। दिनेश ठाकुर नाम के एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, विसल ब्लोवर हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के, जो कंटिन्यूस वॉइस को रेज करते हैं कि कैसे अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ करती है, कैसे यहाँ पे हेल्थ को इंश्योर करने का ज़रूरत है कि जिससे कि यहाँ पे जो मेडिसिन है उसका इम्पैक्ट ना हो बॉडी के ऊपर में, और कंटिन्यूस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सके हेल्थ का। कर्नाटका गवर्नमेंट ने आप देखिए कि एक जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर को रिलीज किया, गवर्नमेंट ऑर्डर को। क्या था ऑर्डर कि जो पब्लिक यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी किस तरीके से, जैसे कि रोड हैं, पार्क हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, विदाउट परमिशन के बेसिस के ऊपर में वहाँ पे किसी भी तरीके का जो मोर देन 10% का जो मूवमेंट है या गैदरिंग है वो नहीं हो सकता। मीन्स का आपको जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कि जो आपको पब्लिक प्रॉपर्टी है उसमें किसी भी तरीके से आप मोर देन 10% का जो गैदरिंग है वो नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपको कोई मीटिंग के लिए करना हो, किसी फेस्टिवल के रिगार्डिंग में करना हो, आपको जो यहाँ पे परमिशन है उसका रिक्वायरमेंट जरूरी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को रिलीज किया जिसको कि कर्नाटका के हाई कोर्ट के द्वारा स्टे है वो कर दिया गया है। स्टे किस बेसिस पे किया गया, आर्टिकल 13 क्लोज सेकंड के थ्रू किया गया है। आर्टिकल 13 यहाँ पे रिव्यू प्रोसेस के बारे में है, और आर्टिकल 13 का जो क्लोज सेकंड है वो बताता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून है वो नहीं बना सकता, स्टेट सेल नॉट मेक एनी लॉ दैट टेक अवे या एब्रिज द फंडामेंटल राइट दैट इज ग्रांटेड इन द जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उसको किसी भी तरीके से टेक डाउन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई भी कानून है वो नहीं बनाया जा सकता स्टेट के द्वारा। ये स्टेट के बारे में था कि जो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन को इम्पोज करता है जो एफआर, उसको आप यहाँ पे टेक ओवर नहीं कर सकते। कौन सा एफआर है जो बताता है फंडामेंटल राइट कि आप पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हो। आर्टिकल 19 के अंदर में आप देखिए कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, राइट टू गैदरिंग भी है जिसके अंदर में आपको कि प्रोमिस के बेसिस जो परमिशन है उसके बेसिस के ऊपर में आप गैदरिंग है उसको कर सकते हो। अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स आसियान का जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ है। आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। हमारा जो कंट्री है जो एक डायलॉग पार्टनरशिप है जिसको कि 1995 के समय सेटअप करता है, और 2002 के समय हमने हमारा जो पार्टनरशिप है आसियान कंट्रीज के साथ में उसको समिट लेवल के ऊपर इम्प्रूव है वो किया था कि हम यहाँ पे ईयरली बेसिस के ऊपर समिट को कैरी आउट करेंगे आसियान कंट्रीज के साथ में। बट स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे समिट लेवल के ऊपर में ये ऑर्गेनाइज हुआ तो आप देखिए कि हमारा जो हिस्टोरिकल लिंकेज है इस रीजन के साथ में, चाहे एंशंट हिस्ट्री के समय में हो, मेडिवल हिस्ट्री के समय में हो, या मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर में हमारा जो शेयर्ड हिस्ट्री है, जो कॉलोनियल स्ट्रगल है, उन कंट्रीज के द्वारा भी कॉलोनियल पावर से स्ट्रगल किया गया, इंडिया के द्वारा भी किया गया। उन कंट्रीज के अंदर में बुद्धिज्म का प्रेजेंस होना जो इंडिया के अंदर में ही आप देखिए कि फ्लोरिश करता है, इंडिया में ही ओरिजिन करता है बुद्धिज्म। तो इस तरीके से इन कंट्रीज के साथ में हमारा जो कल्चरल लिंकेज है, हिस्टोरिकल लिंकेज है, उसको ये शो करता है। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर में ये जो आसियान कंट्रीज हैं इनका जो जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, जियो पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है वो इम्प्रूव हुआ है। जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इम्प्रूव हुआ है, डेट मीन्स क्या है कि इन एरियाज में कनेक्टिविटी भी मोर इम्पोर्टेंट है। हमने जिस तरीके से 2014 में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एक मीडियम रखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया गया था, या 1991 के समय आप देखिए कि हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था,
उसका अल्टीमेट टारगेट यही था कि जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हम कनेक्टिविटी को कैरी आउट करें, जो प्रेजेंट समय का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम पोटेंशियल को हार्नेस है वो कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने यहाँ पे देखा आसियान के बारे में। आसियान का जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है तो उस समय ईस्ट एशिया समिट भी हुआ करता है। ईस्ट एशिया समिट के अंदर में और भी काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट हैं, चाहे उसके अंदर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, रसिया हो। आप देखिए कि जो ग्लोबल पावर्स हैं वो भी इसका पार्ट है। फिर आप देखिए कि चाइना जो कि एक इमर्जिंग पावर है यहाँ पे इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में, वो भी इसका पार्ट है। चाइना के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, जापान, जो इंडिया और जापान के रिलेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन 4 कंट्रीज के अलावा यहाँ पे जो ईस्ट एशिया समिट की जो पार्टनरशिप है वो उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है और साउथ कोरिया है। तो ये इस तरीके से 8 कंट्रीज इसका पार्ट हैं जो हमें इनके साथ में भी अपना एसोसिएशन है उसको इंश्योर करता है। इंडो पैसिफिक के एरिया के अंदर में कोऑपरेशन है उसको ये बूस्ट करता है। और इसी में आप देखिए कि हमने आने वाले समय में जो इंडो पैसिफिक इश्यूज हैं उनको भी हम रिजोल्व कर सकते हैं उन एरियाज इस इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू में। 2017 के समय में हमने इंडो पैसिफिक के लिए क्वेड है उसको डेवलप किया था। 10 ईयर के लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में 2017 के समय समहाउ जो क्वेड है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आया। पर जिस तरीके से इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं तो आने वाले समय के अंदर में क्वेड का जो मीटिंग्स हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं। और स्टूडेंट 2025 का जो ये समिट हुआ है आसियान कंट्रीज के साथ में, हमने मेरी टाइम कोऑपरेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। बट अब ये सभी एरियाज में बेटर है, कोऑपरेशन भी है, मेरी टाइम कोऑपरेशन भी है, कंट्रीज के साथ में इंडो पैसिफिक के बारे में भी डिस्कशन है। तो मिस अपॉर्चुनिटी है वो क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन इन समिट्स के अंदर में रिड्यूस है वो हुआ है। 2022 या 23 के लेटर फेज के अंदर में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इन समिट्स के अंदर में पार्टिसिपेट है वो नहीं किया है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं, स्पेशली जो मलेशिया जो कंट्रीज हैं जिनका कि पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में वो पाकिस्तान को सपोर्ट है वो किए थे। तो हमें इन इन कंट्रीज जिनसे हमारा एक शेयर्ड हिस्ट्री है, लिंकेज है, उनके साथ में रिलेशंस को रिवाइवल करना है तो पॉलिटिकल लीडर्स का जो पार्टिसिपेशन है, जो अपॉर्चुनिटी है उसको हार्नेस करने का ज़रूरत है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, अक्टूबर और नवंबर का जो मंथ है, नेक्स्ट अगर हम एडिटोरियल के बारे में रीड करें तो साइक्लोनिक सिचुएशन के पर्सपेक्टिव से है। अक्टूबर और नवंबर के मंथ के समय में 19 और 20 सेंचुरी के समय ऑब्जर्व किया गया कि हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं। काफ़ी मेजर साइक्लोन्स हमने देखे हैं, डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स हमने देखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवर द ईयर्स का क्या यहाँ पे ज़रूरत है? ओवर द ईयर्स हमें अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हमें रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, साइक्लोन को फेस करने के रिगार्डिंग में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है उसको इम्प्रूव करने का यहाँ पे ज़रूरत है। इम्प्रूव हमने किया है 99 के समय में जो सुपर साइक्लोन हुआ था जिसमें उड़ीसा के अंदर में काफ़ी कुछ डैमेज हुआ। और अब आप देखिए कि 2023-24 के जो साइक्लोनिक सिचुएशंस हैं उसमें हमारा जो जिस तरीके का प्रिपेयर्डनेस है वो शो करता है कि ओवर द ईयर्स हमने इम्प्रूवमेंट तो किया है बट हमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। कोस्टल एरिया के अंदर में कम्युनिटी को रेस्क्यू करना हो, रिलीफ कैंप्स के अंदर उनको बेसिक सर्विस को प्रोवाइड करना हो, या जल्द से जल्द रिस्टोरेशन का कैरी आउट करना हो इन साइक्लोनिक जो इम्पैक्ट्स हैं उनसे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पे कमीशन के बारे में है। हमारा जो फॉर्मर एक जज हुआ करते थे, रंजना प्रकाश देसाई मैम हैं, तो उनको आप देखिए कि जो 8th पे कमीशन है, जो 8th पे कमीशन है उसका हेड बनाया गया है। यहाँ पे एक पार्ट टाइम मेंबर भी हैं, एक सेक्रेटरी के रूप से भी इस पे कमीशन का पार्ट हुआ करते हैं। और टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो भी यहाँ पे डिस्कस की गई हैं कि पे कमीशन के एरियाज़ के ऊपर में यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनकी पेमेंट को आप देखिए इंश्योर करेगा कि कितना यहाँ पे इंक्रीज करने का ज़रूरत है। एवरी 10 ईयर के बेसिस के ऊपर पे कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो समय का इन्फ्लेशन है, समय का जो डिमांड है उसके रिगार्डिंग में। 50 लाख के आसपास आप देखिए कि सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं। 50 लाख जो हैं वो सेंट्रल एम्प्लॉइज़ हैं जो वर्क किया करते हैं, उनका यहाँ पे पेमेंट है वो डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है, जो रबी का जो सेशन आएगा आने वाला, तो उसमें जो फर्टिलाइजर्स का जो सब्सिडी है उसको इंक्रीज है वो किया गया है।
सबसे जो फर्टिलाइजर्स का जो सब्सिडी है वो किस में इंक्रीज हुआ है, फोस्फोरस के रिगार्डिंग में इंक्रीज हुआ है, सल्फर के रिगार्डिंग में इंक्रीज हुआ है। बट स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन एंड पोटास है, जो नाइट्रोजन और पोटास है उसके अंदर में सिमिलर रखा गया है कि जो इक्विवेलेंट जो प्रेजेंट समय में था वही सब्सिडी यहाँ पे रख दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि वुमेन का जो रोल है पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर में, उसको यहाँ पे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने यूएन का जो कमीशन है, यूएन का कौन सा कमीशन यहाँ पे, यूएन का आप देखिए कि जो पीस बिल्डिंग एक कमीशन है उसके अंदर में वुमेन रोल के बारे में बताया गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन 1325 है, 1325 जो रिजोल्यूशन है, इस रिजोल्यूशन के आने से पहले ही इंडिया ने अपनी जो वुमेन जो यहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में, सिक्योरिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में वुमेन टीम्स हैं उनको डिप्लॉय किया था। कहाँ पे डिप्लॉय किया था हमने, कोंगो के अंदर में किया था 1960s के समय में। तो ये शो करता है कि कैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट है जो उसमें हम कंटिन्यूस प्रमोटर हैं वो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्राइबल जो टाइगर रिजर्व के जो कोर एरियाज हैं जिसमें आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज का प्रेजेंस है तो उनका जब रिहेबिलिटेशन किया जाए तो उसके पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा है कि जब रिलोकेशन करना है फॉरेस्ट का जो डेवेलिंग कम्युनिटीज हैं टाइगर रिजर्व एरिया से, तो उनको एक्सेप्शनल वॉलेंट्री एंड एविडेंस बेसिस के ऊपर में वर्क है वो करना चाहिए। उनको एक्सेप्शनल कुछ प्रोवाइड किया जाए, वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर में उनका यहाँ पे रहे, प्रेविडेंस उसको सजेस्ट किया जाए कि क्यों उनका ट्रांसलोकेशन करना जरूरी है, क्यों यहाँ पे नहीं करना जरूरी है। तो उसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपने जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बताए हैं कि जब ट्रांसलोकेशन के बारे में जो लोग रहा करते हैं उन कोर एरियाज के अंदर में, यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डिफरेंसेस थे उनको रिजोल्व करने का कोशिश किया गया है। ये हमारे जो मिनिस्टर वहाँ पे गए थे, बेल्जियम का जो ब्रसेल्स का जगह है जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिटिकल सेंटर है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में है कि कैसे जो गैप्स हैं उनको रिड्यूस करने का कोशिश किया गया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म है उसके बारे में है कि कैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे कंसिडर करते हुए बोथ कंट्रीज अपने ट्रेड टॉक्स से उनको कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के बारे में है। HAL नाम का जो हमारा PSU है, HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है। रसियन जो यहाँ पे कंपनी है जिसको कि UAC के नाम से जानते हैं, रसियन कंपनी का नाम क्या है, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो आप देखिए कि इनके द्वारा सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है एस जे 100 नाम का सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है, SJ 100 नाम का सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट है। ये ट्विन इंजन का एक एयरक्राफ्ट हुआ करता है, नैरो बॉडी इसका हुआ करता है, और हमारा जो उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक, जो रीजनल कनेक्टिविटी जो हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो एयर जो ट्रैफिक है उसके थ्रू में। तो आप देखिए उसमें ये बूस्ट कर सकेगा यहाँ पे जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है जिनको डेवलप किया जाएगा, को प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जिनको सेटअप करना है हिमालयाज के एरिया के अंदर में, तो उसके भी कुछ यहाँ पे कंसर्न या चैलेंजेस हैं उसको बताया गया है, जैसा वहाँ पे फ्रेजाइल जो टोपोग्राफी है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली यही है कि कैसे जो हमारे जो हिमालयन सिस्टम जो कंटिन्यूस एक्टिव स्टेट के अंदर में है, फ्रेजाइल वहाँ का टोपोग्राफी है, एक मेजरली जो चैलेंज है वो क्रिएट करता है। स्विट्जरलैंड का एक एग्जाम्पल दिया गया कि कैसे एल्प्स माउंटेन के अंदर में जो वहाँ पे लैंडस्लाइड का सिचुएशन हुआ था, जिसको जो अर्ली वार्निंग की वजह से लोगों के द्वारा एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन को जो शेयर किया गया उसकी वजह से आप देखिए कि जो मेजर डिजास्टर है उसको रोका गया है। तो यहाँ पे डिस्कशन यही है कि ओवर द ईयर्स जो डिजास्टर्स इंक्रीज हुए हैं हमारे हिमालयन सिस्टम के अंदर में, अर्ली वार्निंग सिस्टम को क्या रिक्वायर्ड है कि जो प्रोसेसिंग एबिलिटी होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, ड्रोन्स एंड सैटेलाइट्स हैं वो भी होने चाहिए। तो ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट का ज़रूरत है जिससे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए कि माउंट फ्यूजी के बारे में है, जो कहाँ पे है, माउंट फ्यूजी जो है वो जापान के अंदर में सिचुएटेड है। तो वहाँ पे आइस का जो प्रेजेंस हुआ है उसको यहाँ पे बताया गया कि आइस कैप है जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। जापान का ये हाईएस्ट पीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जापान के जो आइलैंड्स हैं उनको हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। एंटीबायोटिक्स का जो फेलियर आया है जिसके बारे में डिस्कशन ये है कि 2 मोर एंटीबायोटिक्स हैं जिनको कि कंबाइन करते हुए
दे दिया जाए, जिससे कि उसको एज ए वेपन के रूप से हम यूज कर सकते हैं। बट आप देखिए कि ये समय के साथ में जो बॉडी है उसको ये इम्पेक्ट करेगा। डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं, क्या एक दूसरे के साथ में वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं? वर्क को कैरी आउट नहीं करेंगे, जिसको कि एंटागोनिज्म के नाम से बताया गया है। एंटागोनिस्टिक जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यहाँ पे मेंशन है कि वो मेजरली इम्पैक्ट है वो कर सकते हैं। कोप 30 का मीटिंग होगा, यूएनएफ ट्रिपल सी का जो कोप 30 का मीटिंग कहाँ पे होगा? ब्राज़ील के वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगा। ब्राज़ील के वहाँ पे आप देखिए कि एक जगह है, बेलम नाम से एक जगह है, जहाँ पे कंडक्ट होगा। उसी मीटिंग से पहले यहाँ पे यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है, सिंथेसिस रिपोर्ट है, जिसमें जो कंट्रीज ने अपने आईएनडीसी जो टारगेट्स हैं, कंट्रीज ने जो अपने आईएनडीसी टारगेट्स को जो अपग्रेड किया, उसके बेसिस के ऊपर में ये रिपोर्ट है, सिंथेसिस रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर में क्या मेंशन है कि जो 17% रिडक्शन है वो होएगा, तो ओनली 17% ही यहाँ पे एमिशन लेवल या ग्लोबल वार्मिंग के अंदर रिडक्शन रहेगा इन इफर्ट्स के थ्रू में 2035 तक। कौन से लेवल के अकॉर्डिंग में? 2019 के परस्पेक्टिव से। तो कंट्रीज को जो यहाँ पे पेरिस का जो टारगेट है, पेरिस का जो टारगेट है कि मीन से जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मीन टेम्परेचर है जिसको कि रिड्यूस करना है, उसके लिए मोर इफर्ट्स है, उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में तुर्की के वहाँ पे डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन को आप देखिए कि किसी भी तरीके से अभी आउटकम है वो नहीं आया है। तो यहाँ पे डिस्कशन के बारे में है कि विदाउट एनी आउटकम या विदाउट एनी रिजोल्यूशन यहाँ पे जो डिस्कशन है वो एंड हुआ है। आसियान का जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे होगा? वो होगा फिलीपाइंस के अंदर में। फिलीपाइंस का कैपिटल है वो कौन सा है? मनीला है। अब देखिए कि साउथ चाइना सी जिसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस कंसर्न है यहाँ पे फिलीपाइंस का, तो वो भी एक मेन कंसिडरेशन का टॉपिक हो सकता है। ड्रग जो ट्रैफिकिंग है, जो ड्रग के यहाँ पे जो केसेस सामने आते हैं यूएस के अंदर में, यूएस अथॉरिटीज ने उनके अगेंस्ट में ऑपरेशंस को कैरी आउट किया है। एंटी ड्रग जो स्मगलिंग ड्राइव्स हैं उनको कैरी आउट किया है। कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ भी हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि केन्या के बारे में है। केन्या कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। कैपिटल कौन सा है? नारोबी इसका कैपिटल है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। तो केन्या के अंदर में क्या हुआ है? केन्या के अंदर में एक जो एयरक्राफ्ट है जिसमें क्रैश हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ है। ये आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, और लेक विक्टोरिया से भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। क्या जो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, क्या वो केन्या में सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स, वो नाइजीरिया में है या केन्या में है, ये आप एक बार देखना। केन्या में नहीं है। केन्या का जो जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का एरिया है उससे वो डायरेक्टली ऑब्जर्व हुआ करता है। शायद वो तंजानिया के अंदर में है। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। फिर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसियान के बारे में, चाइना और आसियान के पर्सपेक्टिव से है कि यूएस टैरिफ्स का जो मेजरली इम्पैक्ट इन कंट्रीज के ऊपर में हुआ है, और गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में जो पीस एग्रीमेंट आया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से इजरायली डिफेंस फोर्सेज को, जो इजराइल के लीडर हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप स्ट्राइक को कैरी आउट कीजिए। हमास ने अपने आप को डिसआर्म नहीं किया है, पीस को ब्रोक करने का कोशिश है वो किया गया। हमास के कुछ अपने पॉइंट्स हैं कि वो यहाँ पे क्यों इस तरीके से उन्होंने कैरी आउट किया, क्यों अभी तक वो जो प्रॉमिस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए। जो होमवर्क आपको मिला है, होमवर्क आपको क्या मिला है यहाँ पे? एक तो आप देखिए कि अभी हमने माउंट किलिमंजारो के बारे में रीड किया कि वो कौन से कंट्री में है, क्या वो तंजानिया के अंदर में है। नेक्स्ट आप देखिए आपको जो होमवर्क जो मिला है यहाँ पे, उन सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।